तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां पे मैं बात कर रहा हूं अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। बेसिकली मैं बात करने वाला हूं अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में। अगर एक बार आप इन लेयर्स को समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा एटमॉस्फेयर आखिर है कैसा और धरती पर इसकी ज़रूरत क्या है। ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी जो अर्थ की सरफेस है जिस पे हम रहते हैं, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली कॉस्मिक रेडिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। उसके बीच में कई सारी लेयर्स आती हैं। कुछ एक ऐसी लेयर्स होती हैं जो अर्थ की सतह के मतलब सरफेस के करीब होती हैं और कुछ एक बहुत दूर होती हैं। इन परतों की स्टडी को यानी कि इन लेयर्स की स्टडी को हम स्पेशली मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी से मेरा मतलब है कि आप एनवायरनमेंट के अंदर मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरीके की चीज़ों को नापो। ये देखो कि रेन किस तरीके से हो रही है, कहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, किस रेट में हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है मेट्रोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती हैं। वहीं इसके अंदर कुछ एक स्पेशल ब्रांचेस भी होती है जैसे कि एरोलॉजी। एरोलॉजी क्या करती है, इसके अंदर हम एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने कई सारे बैलून वाले एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि बैलून को ऊपर भेजते हैं, फिर नापने की कोशिश करते हैं कि कितना रेडिएशन आ रहा है। कई सारे काइट्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, कई सारे रॉकेट ड्रोन्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं स्पेशल ब्रांचेस के अंदर होते हैं। तो मेट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। अगर आप चाहें तो इसको स्पेसिफिकली भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर की, तो देखो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बहुत सारे टेम्परेचर होते हैं, मतलब कदम कदम पे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होते हैं। और उन प्रेशर के आधार पे, टेम्परेचर के बेस पे इस एटमॉस्फेयर को 5 परतों के अंदर, 5 लेयर्स के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल जिसके अंदर हम रहते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मेसोस्फेयर, फिर आता है आपका आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ये दोनों परतें एक साथ ही होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसके ऊपर आता है एक्सोस्फेयर जो कि थोड़ा बाहर का एरिया होता है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि एक एक लेयर की क्या स्पेशलिटी है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जो कि टेम्परेचर और एल्टीट्यूड के बीच में होगा, जहां पे आपको दिखेगा कि कैसे एल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत सारे वेरिएबल्स का नाम लिया, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, तो मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जो आपको लेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। वो अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहली लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर जिसके अंदर हम रह रहे हैं। देखो होता यह है कि अभी आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री हो सकता है, किसी के आसपास 25 डिग्री सेल्सियस होगा, किसी का 15 डिग्री सेल्सियस होगा, कोई 5 डिग्री सेल्सियस पे भी रह रहा होगा। अगर हम ये मान के चलें कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि यहाँ कहीं पे होगा ग्राफ के अंदर, ऐसा मान के चलते हैं। अब होगा ये कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड को बढ़ाते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि जो अर्थ की सरफेस होती है उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है बजाय के ऊपर वाले एरिया के। तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर का एरिया थोड़ा सा ठंडा होगा और ये नीचे का एरिया, सरफेस वाला एरिया, थोड़ा सा गर्म होगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर कम होगा। अच्छा, ये रेंज क्या होगी? ये 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर की होगी। यानी कि 0 आप सरफेस से शुरू करो, 12 किलोमीटर जाओ और 12 से 18 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा का पूरा आपका लेयर होगा। अब आप कहोगे कि ये जो मैंने 12 से 18 किलोमीटर है ये क्यों लिखा है? तो देखो जब जब सीज़न चेंज होता है इस लेयर की जो मोटाई और ऊंचाई है वो बदलती रहती है। मतलब कभी 12 किलोमीटर भी हो सकती है, जब समर सीजन आता है तो उसकी ऊंचाई बढ़ती है, मतलब वो 18 किलोमीटर तक भी चली जाती है। तो ऐसे में मैंने डिनोट करने के लिए 12 से 18 किलोमीटर लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो पूरा एरिया है सरफेस से लेकर के 12 से 18 किलोमीटर का, इसी को आप कहते हो ट्रोपोस्फेयर। अब चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है एल्टीट्यूड के साथ, इसीलिए इसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर 75 to 85% मास होता है। मतलब इतनी सारी गैसेस होती हैं इसके अंदर जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, मतलब पूरा का पूरा लेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहीं पाए जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई सूरज की लाइट आकर के सीधे धरती से टकराती है तो वो आ तो जाती है, लेकिन जब वो धरती से टकरा के वापस जाना चाहती है तो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं या फिर दोबारा से उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो गर्मी होती है वो इस लेयर के अंदर ही रह जाती है। और याद रखिए, ये जो हीट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ रहने वाले लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि हम उसी के अंदर सर्वाइव करते हैं।
अगर ऐसा ना हो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हम लोग मर भी सकते हैं, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। तो ये है वो पहली लेयर जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जितने भी क्लाइमेट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती है, वो सभी इसी लेयर के अंदर पूरी होती है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स में से ये एक है, कौन सी? ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इस लेयर के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ही हम एयरप्लेन भी चलाते हैं, जहाँ से आपका जो क्लाइमेट एक्टिविटी है थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ही रहता है, जिसकी मदद से आसानी से आप हवा में ट्रेवल कर सको। तो याद रखिए, जो एयरप्लेन्स होते हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर से उड़ाए जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर आती है उसको आप लोग कहते हो स्ट्रेटोस्फेयर। उसके अंदर क्या होता है? देखो, स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे खास बात है ओजोन लेयर। इस लेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ। ये लेयर जो होती है 50 किलोमीटर तक जाती है, मतलब यहाँ से 12 से 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जाती है। तो यहाँ ओजोन लेयर होती है। अब होता क्या है कि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रे आती है, वो ज़्यादातर रे जो होती है ये ओजोन जो है अब्जॉर्व कर लेती है। अब ज़्यादातर रे अगर ये अब्जॉर्व कर ही लेगी तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो इस लेयर का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो वापस ऊपर जाने लगता है, ग्राफ के अंदर आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से पहले टेम्परेचर कम हुआ, अब टेम्परेचर बढ़ता है ओजोन की वजह से। तो ये ओजोन वाला पार्ट आपको याद रखना है। और इसी के बीच में आती है आपकी मेसोस्फीयर। इसको हिंदी में मध्यमंडल कहा जाता है। इसमें होता यह है कि बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इतने छोटे कण होते हैं कि वो अब्जॉर्व नहीं कर सकते लाइट को, इसीलिए इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, उल्टा घट जाता है। मतलब एक बार फिर से टेम्परेचर की जो स्केल है वो आपकी इधर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। पहले ऐसे शुरू हुई, फिर ऐसे, अब ऐसे जाना शुरू हुई। तो इस तरीके से आपका टेम्परेचर यहाँ पे वापस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मेसोस्फेयर है। इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बहुत खास होती है, जिसको आप लोग कहते हो आयनोस्फेयर। इसके नाम से पता चलता है कि इसके अंदर आयंस हैं जो कि सीधा आते हैं सूर्य से, मतलब सन से आते हैं। वो जो आयंस होते हैं बाकी मॉलिक्यूल से टकराते हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर पोल पे आ रहे हैं तो आपको ऑरोरा बोरियालिस यानी कि ये लाइट्स भी देखने को मिलती हैं। ये उसी का एक समझ लो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी के अंदर थोड़ी सी आपकी थर्मोस्फेयर भी होती है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे आयंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। याद रखिए कि ये तो 90 किलोमीटर तक होती है। कौन सी? मेसोस्फेयर। मैंने आपको बताया नहीं शुरू में, लेकिन ये 90 किलोमीटर तक होती है। 90 किलोमीटर से आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, मतलब 90 किलोमीटर से 600 या फिर 800 किलोमीटर तक जाओगे, वहां तक आपका आयनोस्फेयर ही चल रहा होता है। मतलब आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर मिलके चल रहा होता है। थर्मोस्फेयर थोड़ा सा इसके ऊपर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अर्थ से कोई रेडियो सिग्नल भेजते हो वो इसी लेयर से टकरा के वापस आता है। तो इसका मतलब इसी के ऊपर होती है आपकी सैटेलाइट्स जो कि घूमती रहती है। और इसके बाहर का जो एरिया होता है वो आपका एक्सोस्फेयर कहलाता है और उसके बाहर आपका आउटर स्पेस तो शुरू ही हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि पहले टेम्परेचर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो ये जो लेयर्स होती हैं आपकी, ये टेम्परेचर को बार बार फ्लक्चुएट करवाती हैं। और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी बराबर तो हमें किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बताऊं कि जो वीनस है, जो शुक्र ग्रह है, जिसको सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, उस पर क्या होता है? उस पर जो बादल होते हैं, जो मैंने आपको नीचे वाली लेयर बताई है ट्रोपोस्फेयर, उस पर बहुत मोटी होती है। उसके बादल इतने मोटे होते हैं कि जब कोई सूर्य की रोशनी अंदर घुसती है तो वो बाहर जा ही नहीं पाती है। इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और हाल ये है कि वहाँ के जो ओशियंस है वो भी सूख चुके हैं। वो तो बहुत पहले ही सूख चुके हैं एक्चुअली, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बट वो साइकिल अब ऐसा हो गया है कि जितनी भी गर्मी जाएगी बहुत कम वापस आएगी, ज़्यादातर गर्मी वहीं रुक जाएगी। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे गर्म प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाता है आपका टेम्परेचर ग्राफ। अच्छा, इसमें प्रेशर ग्राफ भी बनता है एक्चुअली एल्टीट्यूड के साथ। प्रेशर आप ऐसे समझ सकते हो कि नीचे सबसे ज़्यादा गैसेस होती है तो नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है 100 किलो पास्कल। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर कम ही होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स घटते जाते हैं ना। जितने मॉलिक्यूल्स आपके ट्रोपोस्फेयर में हैं उतने स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं है। उससे कम जो है मेसोस्फेयर में है, उससे कम जो है आयनोस्फेयर में है, और उससे कम जो है एक्सोस्फेयर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है लगातार कम ही होता जाता है। तो ये कॉमन चीज़ है, आपको याद रखनी है। एक लास्ट में जाती जाती एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपने एक चीज़ देखी कि डेंसिटी कम है तो प्रेशर कम है, ऊपर ऊपर कम है, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है लगातार। तो इसकी वजह से किसी स्टार की जब रोशनी आती है धरती के ऊपर तो उसे अलग अलग टेम्परेचर से और अलग अलग डेंसिटी से होके गुजरना पड़ता है। और यही कारण है कि वो हमें झिलमिलाते हुए, टिमटिमाते हुए, ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अर्थ की एटमॉस्फेयर पे लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो।
अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।